Hello students of 7th standard ज्योग्राफी का लेसन 9th एग्रीकल्चर उसे हम देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। अब तक हमारे 7th के सारे सब्जेक्ट्स के लेसन कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आज हम ये एग्रीकल्चर जो लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सेकेंड पार्ट में आज हम देखेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख रहे हैं। तो ये जो भी पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमने देखा कि किस किस तरह से फार्मिंग जो है उसका डेवलपमेंट होता गया। उसके आगे जो भी फार्मिंग डेवलप्ड हुई है वह हमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग के रूप में दिखाई देती है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग ये दो मेन टाइप्स हैं। फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है। कमर्शियल फार्मिंग में एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर आता है। तो सबसे पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन are the two types in traditional farming. Intensive farming is carried out in one and the same farm for years together in shifting cultivation. Every year a new area is chosen for cultivation. After a specific period of time, old areas are again used for cultivation. तो intensive farming जिसे एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो दो टाइप्स हमें दिखाए गए हैं ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है। इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है एक ही जगह पर आउट इन वन एंड द सेम फार्म फॉर ईयर्स टुगेदर, एक ही जगह पर हर साल उसे यूज़ किया जाता है, एक ही जगह पर यह फार्मिंग की जाती है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हर साल नया एरिया कल्टीवेशन के लिए चूज़ किया जाता है। फिर एक स्पेसिफिक पीरियड जाने के बाद फिर से ओल्ड एरियाज़ को यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के रूप में। मतलब हम बोल सकते हैं ना उलट पलट करके, मतलब पहले इस ज़मीन को यूज़ किया, फिर दूसरी ज़मीन को यूज़ किया, फिर कुछ समय बाद फिर दूसरी ज़मीन को और फिर पहली ज़मीन को, इस तरह अलट पलट बोलते हैं ना हम लोग की पलट कर भी इस ज़मीन को बार बार यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस फार्मिंग में मोस्टली एनर्जी इज़ यूज्ड, मतलब एनिमल्स जो होते हैं वह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग है तो नेचुरली जो भी बैल वगैरह जो हैं वही उसमें यूज़ किए जाते हैं इस फार्मिंग में। बिसाइड्स द सीरियल्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंस, और इसमें दालें हो गई या सब्जियां हो गई, इस तरह से उनकी खेती की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिक्स, इंटेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ और हिली ट्रैक्ट्स। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है मोस्टली हिली एरियाज़ में होता है। द फार्मर इनिशियली सिलेक्ट्स अ पीस ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट कल्टिवेबल। जो फार्मर्स होते हैं वह एक जो ज़मीन का या जंगल का एक टुकड़ा रहता है उसको फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू मेक इट कल्टिवेबल ही क्लियर्स द लैंड बाय कटिंग डाउन द ट्रीज, प्लांट्स, रिमूविंग द श्रब्स एंड ग्रास। इस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं पहले तो जंगल का एक एरिया साफ़ करते हैं, फिर उसको जो ट्रीज़ वगैरह होंगी वह सब साफ़ करके उस ज़मीन को पूरी तरह से खेती के लायक बनाते हैं। उसमें चाहे फिर झाड़ पेड़ हों या फिर जंगली घास या पेड़ हों, उन्हें भी वह निकाल देते हैं। वंस द कट ट्रीज ड्राई आउट ही बर्न्स देम, और जो कट की हुई ट्रीज़ हैं उनको वह जला देते हैं। द लेफ्ट ओवर ऐश गेट्स मिक्सड इन द सॉइल एंड एक्सेस मैन्योर। जो भी लेफ्ट ओवर जो भी राख होती है या जिसे हम ऐश कहते हैं वह फिर से वो मिट्टी में मिक्स कर देते हैं जिससे कि वह मैन्योर के रूप में यूज़ होती है। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज़ डन बिफोर द रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के पहले ही इनकी बीज यह लोग बो देते हैं और हार्वेस्टिंग वगैरह भी मतलब रेनी सीजन के पहले कर देते हैं। द प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट, हैज़ पीपल अंडरटेक हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ बर्ड्स एंड रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। अब जो कि जंगल में होने वाली फार्मिंग होती है तो इतनी एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर जो ये फार्मिंग की जाती है वह लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं रहती है, इसलिए उन्हें इन जंगल में रहने वाले लोगों को हंटिंग पे, फिशिंग और फिर कुछ
जो कंदमूल वगैरह होते हैं वो इकट्ठा करके अपना जीवन चलाना होता है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द fallow period is longer than the crop period. After the productivity of the land depletes, in 2 to 3 years a different piece of land is selected for cultivation. अब जब 2-3 साल उस पर वो लोग खेती कर चुके होते हैं तो नेचुरली उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो फिर वह जंगल का दूसरा जो हिस्सा होता है, दूसरी जो जगह होती है, उसे साफ़ करके कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो इस तरह की जो कल्टीवेशन होती है उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. मोस्टली जो आदिवासी तरह के लोग होते हैं, यही लोग जंगल में रहते हैं और यही लोग इस तरह की फार्मिंग या खेती करते हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग. तो एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर द 2 मेजर टाइप्स कवर्ड अंडर कमर्शियल फार्मिंग. तो ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन जो रहते हैं, इस तरह से ये 2 मेजर टाइप के कमर्शियल फार्मिंग में मेजर टाइप की जो बोल सकते हैं हम लोग प्लांटेशंस हैं, इस फार्मिंग के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसमें है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग. तो इसमें फार्म साइज़ जो होता है इट इज़ ग्रेटर दैन 200 हेक्टर्स. 200 हेक्टर्स से ज़्यादा बड़ी ज़मीन होती है इसमें. ड्यू टू लार्ज फार्म साइज एंड स्पार्स पॉपुलेशन इन द रीजन, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड क्रशर्स. तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है मोस्टली बहुत बड़े फार्म में होती है. इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे आसानी से मैनुअल या लेबर वर्क नहीं मिल पाता, तो मशीन की हेल्प से यहाँ पर फार्मिंग होती है. जैसे ट्रैक्टर्स हैं, क्रशर्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं. पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स. इवन जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वह भी हेलीकॉप्टर्स से स्प्रे किए जाते हैं. मोनोक्रॉप, अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन इज स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. अब ये मोनोक्रॉप या सिंगल क्रॉप क्या होती है कि मोस्टली देखिए यूएस वगैरह में इस तरह की फार्मिंग होती है. बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और वहाँ पर मोस्टली एक ही चीज़ पर बहुत कंसंट्रेट किया जाता है. अगर स्पिनच या पालक की खेती करना है तो पूरे 200 हेक्टर पे वह लोग पालक की खेती करेंगे. सिर्फ पोटैटो की करना है तो सिर्फ पोटैटो की करेंगे. मतलब एक ही क्रॉप को लेकर बहुत बड़ी ज़मीन पर यह क्रॉप मतलब उगाई जाती है, जो भी क्रॉप वो लोग लेते हैं, और अच्छी तरह से मशीन की सहायता से वह फार्मिंग करते हैं. द क्रॉप आर वीट और कॉर्न, चाहे वो वीट हो, कॉर्न हो, या फिर मैंने अभी आपको बताया पोटैटो हो, स्पिनच हो, एक सिंगल क्रॉप को लेकर ये लोग फार्मिंग करते हैं. बिसाइड्स दिस बार्ली, ओट्स, सोयाबीन आर ऑल्सो कल्टिवेटेड टू सम एक्सटेंट. तो मोनोक्रॉप मतलब कोई भी एक सिंगल क्रॉप को लेकर ये लोग मतलब फार्मिंग करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो भी फार्मिंग होती है इसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी. अब इतना बड़ा फार्म है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगती है, नेचुरली पैसे भी बहुत लगते हैं. सिंस ह्यूज एक्सपेंडिचर्स आर नीडेड फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एट्सेट्रा. तो जितना बड़ा एक्सपेंडिचर ये लोग करते हैं उस हिसाब से इन्हें बड़ी बड़ी मशीनरी लेनी होती है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सभी कुछ इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत बड़ी पैमाने पर लेना पड़ता है. द प्रॉब्लम्स इन द एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग आर ड्रॉट्स, अटैक बाय पेस्ट, लोकस्ट एट्सेट्रा एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस. तो कभी कभी एक्सटेंसिव फार्मिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. कभी कभी सूखा पड़ने की वजह से फसलें सूख जाती हैं, कभी कभी अटैक्स बाय पेस्ट बोल सकते हैं, या फिर किसी तरह का पेस्टिसाइड्स अगर ना डालें तो पेस्ट का हमला भी इन पर बढ़ जाता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कैरीड आउट इन द टेम्परेचर ग्रासलैंड रीजन्स. तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है मोस्टली टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स में होती है. प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? इसमें भी फार्म साइज इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ 40 हेक्टर्स और अबव. इसका भी जो प्लांटेशन होता है वह 40 हेक्टर्स या उससे ज़्यादा जगह में होता है. एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन हिली ट्रैक्ट्स, यूज़ ऑफ मशीन इज़ नॉट पॉसिबल एंड हैंस लोकल मैन पावर बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ऐसी प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर की होती है, ऐसे समय में, ऐसी खेती के समय में जो है मशीन तो यूज़ नहीं की जा सकती. मोस्टली हिली ट्रैक्ट्स होते हैं तो लोकल मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है. द क्रॉप फॉर विच द जोग्राफिकल कंडीशंस आर फेवरेबल इज़ प्लांटेड. और वहाँ की अगर जोग्राफिकल कंडीशंस जो होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स लगाई जाती हैं. दिस इज़ अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस टू. इसमें भी सिंगल क्रॉप ही यूज़ की जाती है, लगाई जाती है. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन. ओनली कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, कोका, स्पाइसेस एट्सेट्रा प्लांटेड. और इस तरह की फार्मिंग जो होती है
जो भी एग्रीकल्चर की जाती है उसमें जो है कमर्शियल क्रॉप्स यूज़ की जाती है, जैसे टी है, रबर है, कॉफ़ी, कोकोनट, कोको, स्पाइसेस। तो मोस्टली इस तरह की जो क्रॉप्स होती है वो हिली एरियाज़ में होती हैं और मोस्टली मैन पावर ही इसमें यूज़ की जाती है। This type of farming began and spread mostly during the colonial period. It is practiced in the tropics. तो colonial period के समय से, जैसे कि हमारी कंट्री में आज हम चाय के जो बगीचे देखते हैं तो वह क्यों हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उस समय से ये वाली फार्मिंग की जाती थी। तो उस समय से इस तरह की फार्मिंग चली आ रही है और आज भी इस तरह के खेत हमारे हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये इसमें जो भी क्रॉप्स लगाई जाती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती है, तो नेचुरली इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड्स, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। जो भी क्रॉप लगाई जाती है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की लगाई जाती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर खेती की जाएगी तो नेचुरली उसका एक्सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। Climate, manpower, deterioration of environment, economic and managerial problems are the major issues faced by this type of agriculture. तो क्लाइमेट की वजह से, मैन पावर की वजह से, कभी कभी एनवायरनमेंट में बदलाव होता है, उसकी वजह से भी इस तरह की फार्मिंग में कुछ मेजर इश्यूज आते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एट्सेट्रा। और इस तरह की जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, वो इंडिया में और कुछ अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में की जाती है। यहाँ पर हमें देखना है मार्केट गार्डनिंग क्या होती है। मार्केट गार्डनिंग इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन डेवलप्ड इन मॉडर्न टाइम्स। आज के समय में इस तरह की गार्डनिंग बहुत फेमस है। दिस हैज़ डेवलप्ड मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड द रेडी मार्केट अवेलेबल इन अर्बन सेंटर्स। फार्मर्स कल्टिवेट वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स इन द विसिनिटी ऑफ अर्बन सेंटर्स टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ द सिटी dwellers, and this type of cultivation works on the principle of economics, demand and supply. The land holding is small, use of irrigation, organic and chemical fertilizers, low investment, use of manpower, demand of markets, use of science and technology etc. are the characteristic of the market gardening. अभी ये मार्केट गार्डनिंग क्या होती है कि नेचुरली आज जब हम देखते हैं, जब सिटीज़ बहुत डेवलप हो चुकी हैं तो सिटीज़ में डेली का वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, इनकी सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। तो सिटीज़ से बाहर जो भी नियर बाय एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इस तरह की फार्मिंग की जाती है और मोस्टली केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं और जितना भी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करके इस तरह की खेती की जाती है, ताकि जितनी डिमांड है सिटीज़ की वो फुलफ़िल करने के लिए उतनी सप्लाई भी होना चाहिए। तो इस तरह की फार्मिंग की जाती है जिसमें मोस्टली केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है और न्यू जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। लेकिन इस तरह की फार्मिंग होने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है उसका नेटवर्क भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट। जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा उतनी ही अच्छी कीमत भी इन चीज़ों की मिलती है, क्योंकि नेचुरली फ्रेश आइटम्स अगर अवेलेबल होंगे सिटीज़ में तो पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट ऑल्सो। सो लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि लोग अच्छी पैसे भी देने के लिए इस तरह के चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें फ्रेश मिलती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इस तरह की फार्मिंग में होना बहुत ज़रूरी है। Hence this type of farming is also known as truck farming, और इस तरह की फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। नाउ हॉर्टिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर जिसे हम कहते हैं। Cultivation of flowers and fruits is a sub-type of market gardening. Fruits and flowers are the major products of this type of farming. And this type of farming modern as well as traditional methods are used. आजकल हम देखते हैं मुस्लिम सिटीज़ से थोड़ा बाहर भी जाते हैं तो बहुत सारे एरियाज़ में हमको फ्लावर्स की खेती दिखाई देती है, फ्रूट्स की खेती दिखाई देती है। तो यह भी एक आजकल कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं। इस तरह की फार्मिंग जो है कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है, क्योंकि फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सप्लाई सिटीज़ में डेली बहुत ज़रूरी होती है और फ्रेश आइटम्स, फ्रेश क्रॉप्स बहुत ज़रूरी होती है। तो इस
तरह की खेती मोस्टली हमें आजकल दिखाई देती है। द साइज ऑफ फार्म्स इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज केयर्ड फॉर प्रॉपरली। तो छोटे पैमाने पर तो ये खेती होती है, लेकिन बहुत केयर से होती है और बहुत अच्छी टेक्निक से यूज़ होती है। देखिए फ्लोरिकल्चर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद इन रिसेंट टाइम्स यूज़ ऑफ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन हाउसेज एक्सेट्रा इज बीइंग मेड फॉर गेटिंग more profit. Major products of horticulture are flowers like lily, gerbera, tulip, dahlia, chrysanthemum, marigold etc. These fetch a good price in market. तो इस रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो इरिगेशन की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन हाउस फैसिलिटीज़ की वजह से भी हमें बहुत सारे इस तरह की गार्डनिंग या इस तरह की फार्मिंग देखने को मिलती है। आज हर सिटीज़ में फ्लावर की बहुत डिमांड होती है, तो जो भी डिमांड में फ्लावर्स होते हैं उनकी भी बहुत अच्छी फार्मिंग आजकल होने लगी है। डिफरेंट नेटिव and exotic fruits like mangoes, custard apples, grapes, bananas, pomegranates, dragon fruits, cherries, oranges, raspberries, strawberries, mulberries etc. cultivated in fruit farming. और fruit farming में बहुत सारे जो fruits हैं उनकी भी फार्मिंग होती है, जिससे कि उन डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी सप्लाई हो सके। अब ये जो प्लेसेस हैं जहाँ पर ये इस तरह की फार्मिंग होती है, जैसे कि महाबलेश्वर है, पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक एक्सेट्रा। कंट्रीज़ हैविंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, फ्रांस एंड इटली आर फेमस फॉर द हॉर्टिकल्चर। तो देखिए जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले कंट्रीज़ है जैसे फ्रांस और इटली है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा होता है। सी ऑर्चरी हमें यहाँ पर दिखाई गई है, किस तरह से फ्रूट्स की फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आजकल हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए जब भी हम मार्केट में जाते हैं या किसी एग्जीबिशन में जाते हैं तो हमें बाहर ना ऑर्गेनिक चीज़ों का, ऑर्गेनिक क्रॉप्स के जो है चीज़ें लेकर लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं और हमेशा मार्केटिंग करते हैं कि ये बहुत ऑर्गेनिक है और इसमें किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है। तो व्हाट डज मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स इज फुलफिल्ड बाय सॉइल एंड देयरफॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ यूज्ड अप न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी। तो यह इस तरह की जो क्रॉप्स होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्चुअली नेचुरल तरीके से दिए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो यूज्ड abundantly to increase the yield. Organic fertilizers are prepared for this purpose. तो इसमें जो भी फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। द लिटर शुड बी डिकम्पोज इन द ग्राउंड। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जैसे कचरा जो होता है ना, गीला कचरा, सूखा कचरा हम जो भी बोलते हैं, तो इस गीले कचरे से भी मैन्योर्स बनाए जाते हैं। ग्रासेस लाइक सस्बेनिया और जूट आर ऑल्सो बरीड इन सॉइल फॉर मेकिंग मैन्योर्स। इसी तरह कुछ ग्रास होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ ग्रासेस होते हैं जैसे सस्बेनिया, जूट है, उनको भी ज़मीन के अंदर दबाकर उनसे भी मैन्योर्स तैयार किए जाते हैं। काउडंग एंड कंपोस्ट मैन्योर्स आर यूज्ड। काउडंग और कंपोस्ट मैन्योर्स तो हम सेकेंड थर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस तरह के मैन्योर्स भी यूज़ की जाती हैं फार्मिंग के लिए। वर्मी कंपोस्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, और ऑर्गेनिक वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट जो है वह भी प्राप्त होता है, जिससे अच्छी तरह से ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। व्हेन फार्मिंग इज डन यूजिंग ऑल वेस्टल मैटर मिक्सड इन द सॉइल इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इस तरह की फार्मिंग जब होती है तो उससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरह से कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसके कुछ फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं उसके कुछ यहाँ पर भाग दिखाए गए हैं। फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स लाइक नीम कैन बी यूज्ड। अभी सबसे अच्छा पेस्टिसाइड बोलते हैं ना ऑर्गेनिक, वो नीम माना जाता है। द क्रॉप ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ हाई इन क्वालिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी क्रॉप्स निकलती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग। इस तरह के टाइप की फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग तरह की फार्मिंग दिखाई गई है, किस तरह से मैन्युअली भी फार्मिंग हो रही है, जहाँ लेबर यूज़ किए जा रहे हैं, कहीं मशीन्स हैं, तो इस तरह से फार्मिंग की जाती है। तो अभी हम देखेंगे एग्रो टूरिज़म क्या होता है। देखिए आजकल एग्रो टूरिज़म बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी खेती जो होते हैं उसमें जो भी ट्रेडिशनल खेती करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को देते हैं जिससे कि लोग वहाँ पर आकर आराम से पिकनिक जैसा आनंद भी लेते हैं और उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं। दैट टाइप ऑफ एग्रो टूरिज़म इज़ कॉल्ड एग्रो टूरिज़म।
tourism. So it is a new field in tourism. In the tropics, various types of agricultural products are cultivated, hence there is greater scope for agrotourism. In agrarian countries, the rural life, local customs and culture are utilized for agrotourism. इस तरह की जो टूरिज़म है उसमें हमें लोकल कस्टम्स देखने को मिलते हैं, वहाँ की रूरल लाइफ क्या होती है वह भी हमें देखने के लिए मिलती है. City dwellers are curious about the farmers' life and environment. Many of them visit rural areas just to see this agrotourism is financially beneficial for the farmer and his village. तो सिटी dwellers जो रहते हैं मतलब सिटीज़ में रहने वाले लोगों को पीस और विलेज लाइफ कभी कभी बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए, तो वह इस तरह की जगहों पर जाकर आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर खेती होती है. देखिए इस तरह का एग्रो टूरिज़म, एक खेत में खेती तो की ही जाती है लेकिन वहाँ की जो विलेज लाइफ है उसको उस जगह पर दिखाया जाता है, उधर का जो भी फूड होगा उसे दिखाया जाएगा या फिर दिया जाएगा. तो इस तरह का एन्जॉयमेंट लोगों को करने के लिए मिलता है. जैसे कि ये देखिए ऊपर बैलगाड़ी है जिसमें लोग जाकर सिटी ड्वेलर्स जाकर अपने एंजॉय कर सकते हैं. तो वह सब तरह का जो लाइफ है वहाँ की रूरल लाइफ है उसका आनंद ले सकते हैं. तो इस तरह का एग्रो टूरिज़म भी आजकल बहुत बढ़ रहा है. तो यह था हमारा जोग्राफिकल क्लाइमेट की वजह से जो भी फार्मिंग होती है उसके बारे में हमने देखा. फिर आफ्टर द डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट लुक फ्रेश एंड अट्रैक्टिव may not have been ripened using proper methods at a time. In order to get the produce earlier, artificial chemicals, pesticides are employed profusely. This facilitates quicker production and the produce appears fresh and attractive. However, such products are harmful to health. Also, they do not last long after purchase. अभी आज भी हम बहुत सारी सब्जियां या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट से लेकर आते हैं लेकिन 2 दिन में ही वो पेरिशेबल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं. तो उसका रीज़न ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है जिससे कि वह चीज़ें हमारे लिए भी हार्मफुल होती हैं और क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल होती हैं. टू बी यहाँ पर मार्केटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम देखेंगे तो मार्केटिंग सिस्टम आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स अवेलेबल टू कस्टमर्स एट अ फेयर प्राइस एंड इन टाइम. तो मार्केटिंग सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस में हर कुछ जो भी थिंग्स है वो अवेलेबल होना चाहिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम इन कंट्रीज लाइक इंडिया विल बिकम clear from the following points. Agriculture in India is scattered over vast areas. All farmers are not organized. Most of the farmers are economically weak and cannot market their production on their own. तो हमारे देश में ये वाली फैसिलिटीज़ जो है बहुत कम देखने को मिलती है. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है, खेत होता है, खेती होती है लेकिन फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं. बहुत सारे फार्मर्स इकोनॉमिकली वीक होते हैं जो कि सिटी एरियाज़ तक अपनी प्रोडक्शन को नहीं ला सकते और उसकी वजह से द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ इज़ एस्टैब्लिश्ड एट द तालुका लेवल. एट दीज प्लेसेस फार्मर्स ब्रिंग देयर प्रोड्यूस एंड सेल टू द ट्रेडर्स. तो ऐसी जगह पर बहुत सारी जो मार्केट बनाए जाते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कहा जाता है, जहाँ पर सारे किसान जो हैं अपना खेती का जो भी सामान लाते हैं उन्हें उन ट्रेडर्स को बेच देते हैं और उन ट्रेडर्स के थ्रू वो सामान हम तक पहुँचता है. एज फार्म प्रोड्यूस इज पेरिशेबल देयर हैज़ to be proper arrangement for its sale. Institutes like farmers organizations, consumers societies etc. help in these tasks and try to protect farmers from the exploitation by agents, mediators and others. तो कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस फार्मर्स के लिए बने हैं जहाँ पर फार्मर्स अपना जो भी पेरिशेबल थिंग्स रख सकते हैं तब तक जब तक कि उन्हें फेयर प्राइस ना मिल सके. जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब मार्केट में फेयर प्राइस अवेलेबल होगी तभी वो अपना सामान बेच सकते हैं. तब तक अपने गोडाउन में या फिर जो भी उनके लिए स्पेशल हाउसेस बने होते हैं वहाँ पर यह अपना सामान प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस is directly used by industries as raw materials. International markets are now becoming easily available for farm produce due to globalization. तो कुछ डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ होती हैं
जो रॉ मटेरियल्स ख़रीद लेती हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ मोस्टली फार्मर्स से डायरेक्टली अपना माल उठाती हैं। और इंटरनेशनल मार्केट्स आर ऑल्सो नाउ बिकमिंग ईजिली अवेलेबल फॉर फार्म प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और तो जो कि अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो इंटरनेशनल मार्केट भी फार्मर्स को ईजिली अवेलेबल है। मैनी प्रोग्रेसिव फार्मर्स आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन देयर फार्म। और आज जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वह अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने फार्म में अच्छे क्रॉप्स लाते हैं। ऑल्सो दे सेल द प्रोड्यूस विथ प्रॉपर पैकेजिंग। और फिर वो अपने माल की अच्छी पैकेजिंग करते हैं और बेचते हैं। होटल्स एंड मॉल्स ऑल्सो रिक्वायर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट एंड देयर प्रोडक्ट्स गेट सोल्ड इन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। और वो इस तरह से जो फार्मर्स हैं अपनी प्रॉपर पैकेजिंग को यूज़ करके, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने जो भी सामान हैं उन्हें मॉल वगैरह में भी पहुंचा सकते हैं और एडवर्टाइज कर सकते हैं इंटरनेट पर, जिससे कि लोकल इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी चीज़ें पहुंचाई जा सके। यहाँ देखिए फार्मिंग इन इज़राइल हमें दिखाई गई है। इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी इतनी वेल डेवलप्ड है कि वहाँ बोला जाए तो वह बहुत रेत वाला, जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ सैंड ही सैंड है, लेकिन फिर भी उस कंट्री ने फार्मिंग को पॉसिबल किया है। इज़राइल इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेश फार्म प्रोड्यूस। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री एज फार एज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न। इट हैज़ एडवर्स क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट एडवर्स है, खेती वहाँ नहीं की जा सकती। फिर भी सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड मोर देन हाफ इट्स लैंड इज़ ऑक्यूपाइड बाय हॉट डेजर्ट्स। वहाँ का मतलब जो एरिया है मोस्टली हॉट डेजर्ट है, पानी की कमी है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है। फिर भी इन सब से ओवरकम करके उसने अपनी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ाया है। मतलब टेक्नोलॉजी जो है अच्छी से अच्छी यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को उसने बढ़ावा दिया है। इट इज़ टेकन अ जाइंट लीप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत बड़ी हम छलांग बोल सकते हैं, उछाल बोल सकते हैं जो उसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मारी है। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आया है। अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मोस्टली मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लेसन्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैनल पे दिए हुए हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।